हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा तोहफा है इस सीरीज का, जो कि आपको जिला दर्शन करवाएगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनकी हम इसमें सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। उनकी स्थापना से संबंधित यानी कि उनके ऐतिहासिक पहलू से लेकर आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी देखने की कोशिश करेंगे। इससे हमें यूपी जीके में तो मदद मिलेगी ही, बाकी जो भी आप परीक्षाएं देंगे जिनमें उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल आते हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। तो चलिए चालू करते हैं आज के सीरीज को। और आज हमने पहला डिस्ट्रिक्ट जो उठाया है, जिस जिले के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, ये वो जिला है जो कभी भारत की राजधानी भी रहा, मुगलिया सल्तनत का मुख्य तख्त भी रहा, जहां से पूरा भारत चलता था। ये बात है आगरा की। सबसे पहले बात ये आती है कि सर आगरा कहां से आया, आगरा नाम का मतलब क्या है। तो अगर आगरा नाम के पीछे की कहानी हम देखें तो ऐसे में बहुत सारी यहां पर पर्सपेक्टिव, बहुत सारे नजरिए दिए गए हैं। उनको जानने से पहले सबसे पहले एक बार आगरा की अपन वस्तु स्थिति यानी कि भौगोलिक स्थिति पर नजर डालते हैं। भाई, आगरा पर जब आप नजर डालते हैं तो आगरा के आसपास देखिएगा, यहां ये राजस्थान वाला इलाका पड़ता है। ये कौन सा राजस्थान वाला इलाका पड़ता है? राजस्थान में भरतपुर वाला जो क्षेत्र है ना, राजस्थान में भरतपुर क्षेत्र, केवलादेव नेशनल पार्क वाला वो क्षेत्र यहां पड़ता है। और इधर पड़ जाता है एमपी वाला क्षेत्र, ठीक है। और इधर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ देखें तो यहां पे लगेगा मथुरा। उत्तर की तरफ देखें, मथुरा लगता है। यह है महामाया नगर। कौन सा है? महामाया नगर, जिसे हाथरस ही कहते हैं। अभी क्या कहते हैं? हाथरस। हाथरस से नाम बदल कर किया गया था महामाया नगर, फिर वो हाथरस ही हो गया। ये लगा एटा, फिरोजाबाद और इटावा। इटावा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस और मथुरा, ये जिले उत्तर के अंदर स्थित हैं। अगर आप देखोगे तो राजस्थान और एमपी ये दक्षिण में है। इसकी भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए आपको मूल रूप से भारतीय मैप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय मैप में जब आप ये स्थिति देखते हैं, खासकर कि उत्तर प्रदेश की जब आप स्थिति देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश यहां पर स्थित है। ठीक है सर। तो उत्तर प्रदेश के ही दक्षिणी पश्चिमी कौन से हिस्से में? दक्षिण पश्चिम में स्थित उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे आगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आगरा कहते हैं। अब इसके बारे में बात करूं, आगरा जिले की अगर मैं बात करूं तो आगरा जिले की तहसील के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तहसील कौन कौन सी लगती हैं? तो आगरा, सबसे पहले आगरा मध्य में, फिर यहां पड़ता है किरौली। कौन सा पड़ता है? किरौली। यह एतमादपुर, यहां पर फतेहाबाद, फिर बाह, और खेरागढ़। कौन सा? खेरागढ़। ये आगरा जिले की तहसील है। ये कई बार विवाद रहा कि जब राजधानी बनाने की बात आई यूनाइटेड प्रोविंस की, तो राजधानी के रूप में लखनऊ को क्यों प्रेफरेंस दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश के में आगरा के जब इतिहास पर नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश में आगरा का जो इतिहास था वो भारत की राजधानी के रूप में भी रहा, और मुगलिया सल्तनत आर्ट एंड कल्चर में, कला और संस्कृति में भी बड़ा अहम योगदान रहा। तो उसमें यह बात समझ में आती है कि लखनऊ एक तो केंद्र में है, अतः केंद्र में होने के कारण पूर्वांचल जो क्षेत्र है, पूर्वांचल पर अच्छे से पकड़ रखी जा सकती है। पूर्वांचल क्षेत्र पर अच्छे से पकड़ रखी जा सकती है। अब बात यह है कि सर ये नाम कहां से आया। आगरा नाम की अगर उत्पत्ति की मैं बहुत सारी कहानियां हैं, सब कहानियों पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत में एक नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है अग्रवन। अग्र माने आगे और वन माने जंगल। आगे, वन माने आगे, जंगल। तो ये मथुरा से आगे वाले क्षेत्र को कहा जाता था अग्रवन, जो कि महाभारत में अग्रवन कहा गया है।
तो वहीं से कहा जाता है कि ये आगरा नाम की उत्पत्ति यहां से हुई। इसके अलावा जब आप अकबरनामा देखेंगे, और अकबरनामा जैसे कि आपको पता है, अकबरनामा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जिसने योगदान दिया अकबरनामा में, अबुल फजल। अबुल फजल भी इसको, आगरा को विस्तार से बताते हुए नजर आते हैं अकबरनामा में। इन्होंने कहा उस समय आगरा एक शुष्क वन, वो जंगल वाली बात है, भूमि के अलावा और कुछ नहीं था जहां काले हिरणों को देखा जा सकता था, जैसा कि अकबर के दरबार के नवरत्न या 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा में उल्लेख किया। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आगरा के बारे में अबुल फजल ने क्या उल्लेख किया है, तो हमें ध्यान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुष्क वन क्षेत्र है जहां पर आपको ब्लैक बक्स दिखते हैं, काले हिरण देखे जाते हैं। इसके अलावा अकबरनामा की बात हमने कर ली, लेकिन बात यह है कि आगरा शब्द पहली बार कब उपयोग में लाया गया। तो जो आगरा शब्द था, आगरा जो शब्द था, तो ऐसे में एक मशहूर विचारक का नाम मुझे याद आता है, दैट इज टोलमी। टोलमी ने कहा, ग्रीक रोमन एक स्कॉलर है टोलमी। टोलमी ने पहली बार आगरा नाम का उल्लेख 2री शताब्दी ईस्वी में अपनी पुस्तक भूगोलवेत्ता में किया था, ज्योग्राफिया में किया था। किसमें? जियोग्राफिया में, ग्राफिया नामक पुस्तक में पहली बार आगरा नाम का उल्लेख यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आगरा के बारे में यह कहा जाता है कि आगरा सर्वप्रथम एक राजा थे, राजा बादल सिंह। राजा बादल सिंह का यहां पर राजा बादल सिंह फोर्ट भी हुआ करता था। तो कहा यह जाता है कि वर्ष 1475 में बादल सिंह ने, माना जाता है कि आगरा की खोज 1475 में राजा बादल सिंह ने की थी, और आगे चलकर मुगलिया सल्तनत इसमें अहम रोल निभाती है। आगरा की मैं बात करूं तो आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर बसा शहर है। मोटे तौर पर 1.6 मिलियन की आबादी के साथ आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। आगरा की बात करें तो यह कौन सा चौथा आबादी वाला क्षेत्र है? आबादी की अगर मैं बात करूं, जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, तो चौथा सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है। आगरा नाम की व्याख्या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई है। हिंदी शब्द अग्रवन, और अंग्रेजी में अग्रवन का ही, और माफ कीजिएगा संस्कृत में अग्रवन का ही, अग्र माने आगे, वन माने जंगल से लिया गया। अगर भौगोलिक रूपरेखा की मैं बात करूं तो यहां पर टोटल एरिया पड़ता है 10,863 किलोमीटर। टेम्परेचर की बात करूं तो अधिकतम 45 डिग्री टेम्परेचर। ये याद रखिएगा, अगर औसत तापमान पर देखें, औसत तापमान के आधार पर, औसत तापमान के आधार पर आगरा सबसे गर्म है, गर्म क्षेत्रों में से एक है, गर्म जिलों में से एक है, जिलों में से एक है। अब आप कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा तापमान तो और दूसरे किसी जिले में मापा गया है, लेकिन हमने कहा कि औसत, जो यहां पर औसतन तापमान होता है, उसके आधार पर आगरा सबसे गर्म जिलों में से एक है। एवरेज रेनफॉल 67 सेंटीमीटर होता है, तो एरिड एरिया है, थोड़ा शुष्क प्रदेश है। शुष्क वन यहां पर मिलेंगे तो शुष्क प्रदेश है ये। और यहां पर अगर नदियों की मैं बात करूं तो यमुना यहां की एक अहम नदी है। आगरा शहर की जीवनदाता, आगरा की अगर आपको पूछ लिया जाए जीवन दाता जो है वो यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है, यमुना नदी। अब सीमाओं की बात करें तो आगरा को हम कुछ ऐसे अगर मापें तो यहां उत्तर में पड़ता है, ये उत्तर के अंदर आपको पड़ेगा मथुरा। उत्तर में कौन सा? मथुरा पड़ जाता है। दक्षिण में धौलपुर, यहां दक्षिण में धौलपुर, करौली वाला जो क्षेत्र है ना, धौलपुर इज इन राजस्थान, धौलपुर राजस्थान वाला क्षेत्र पड़ जाता है। अगर पूर्व में बात करूं, पूर्व में, तो यहां फिरोजाबाद, पूर्व में फिरोजाबाद जिला पड़ जाता है। पश्चिम में अगर नजर डालें तो पश्चिम में आपका भरतपुर, जो कि राजस्थान का एक जिला है। कहां, किसका जिला है? राजस्थान का एक जिला है।
अब बात करते हैं सर, आगरा बना कैसे। आगरा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश में सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी आता है। अब सिकंदर लोधी के सामने समस्या यह थी कि सिकंदर लोधी को सबसे ज्यादा जो कहीं शिकस्त महसूस हो रही थी, वो राजपूताना या रायथान प्रदेश, जो राजस्थान जिसको बोलते हैं हम लोग, यहां के राजाओं द्वारा दी जा रही थी, ये राजस्थान वाला। तो ऐसे में मुख्य गद्दी जो थी वो दिल्ली हुआ करती थी। मुख्य गद्दी कौन सी होती थी? दिल्ली होती थी। और दिल्ली से राजस्थान पर नियंत्रण करने में उन्हें समस्या आ रही थी, क्योंकि यहां जितने भी राजा थे ये बड़े मजबूत राजा थे। लेकिन जब मैं बात करूं दक्षिण वाला, ये वाला जो क्षेत्र था, यहां छोटी छोटी राजाओं की रियासतें हुआ करती थी, राजपूतों की। तो ऐसे में यह अहम हो गया था कि दिल्ली से ना कर यहां कहीं दक्षिण पश्चिम में कोई एक क्षेत्र चुना जाए जहां से यह कंट्रोल कर पाना संभव हो। तो कहा यह जाता है कि सिकंदर लोदी ने दिल्ली से लेकर एटा तक एक सर्वे करवाया, 300 किलोमीटर का एक सर्वे करवाया। और ये 300 किलोमीटर का सर्वे जो करवाया गया, ये यमुना नदी के किनारे पर करवाया गया। यमुना नदी के किनारे पर यह सर्वे करवाया गया कि इनमें से कौन सा क्षेत्र चुना जाए जिसे हम राजधानी के रूप में विकसित कर सकें, जिससे कि हम छावनी वहां विकसित कर सकें, जिससे कि ये जो राजपूताना क्षेत्र जो है, खासकर कि ये छोटे छोटे रियासतों वाले राजपूत हैं, पहले इधर से इन्फिल्ट्रेट किया जाए और राजस्थान वाले जो राजपूत क्षेत्र है इस पर कब्जा कर लिया जाए। अहम बात यही थी। ऐसे में उनकी खोज पूरी होती है आगरा में। ऐसे में 1500 लिखा हुआ है, 1504 में यह क्षेत्र चुन लिया जाता है और आगरा की स्थापना कर दी जाती है। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा। और 1506 में, अब चूंकि सिकंदर लोदी का मुख्य उद्देश्य क्या था, सिकंदर लोदी चाहता था कि सर इधर से इन्फिल्ट्रेट करे, तो 1506 में आगरा में छावनी भी बना दी जाती है और इसे आगरा को उप राजधानी कह दिया जाता है। आगरा को उप राजधानी घोषित कर दिया जाता है। किसने करा? सिकंदर लोदी ने करा। इसीलिए कहा जाता है कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी। इस तरीके से एक ऐसी जगह मिल जाती है जिससे कि सारा क्षेत्र नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं, इसके बाद आते हैं मुगल काल में। भाई इब्राहिम लोदी का, और आपको याद होगा बाबर का युद्ध पानीपत के अंदर हो जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर अब दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद बाबर का बेटा हुमायूं थोड़ा उदारवादी, लिबरल आदमी, और वो एक अच्छा शासक नहीं माना गया कुछ इतिहासकारों के अनुसार। शेरशाह सूरी से उसका युद्ध होता है और शेरशाह सूरी उसे हरा देता है। हालांकि बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, फिर से यहां पर हुमायूं आ जाता है। अब यहां कहानी चालू होती है, असली कहानी चालू होती है अकबर के काल के दौरान। बैरम खां के संरक्षण में अकबर बैठ जाता है मुगल काल की मुगलिया सल्तनत पर। मुगलिया सल्तनत के एक अहम राजा के रूप में अकबर आ जाता है और अकबर ने आगरा के पास ही फतेहपुर सीकरी बसाया। फतेहपुर सीकरी में चाहे मैं बुलंद दरवाजे की बात करूं, जो कि बनाया गया जब अकबर द्वारा गुजरात के महमूद बेगड़ा को हरा दिया जाता है, चाहे लिख लीजिएगा, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया। और उसके बाद चाहे मैं बात करूं जहांगीर की, चाहे मैं बात करूं शाहजहां की,
शाहजहां के काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस दौरान ताजमहल जैसी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से ताजमहल भारत में बनाया जाता है। मुमताज जो उनकी बेगम थी, उनसे 14वें पुत्र की प्राप्ति के समय उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी स्मृति में यह बनाया जाता है। उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, पहचानेंगे। तो मुगल काल एक स्वर्णिम काल रहा। 1658 तक आगरा उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शहर रहा। 1658 उस समय के अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो व्यापार कर रहा था वो आगरा कर रहा था, क्योंकि आगरा मुगलिया सल्तनत का केंद्र बिंदु हो चुका था। दिल्ली भी हालांकि थी, लेकिन आगरा पर ज्यादा अधिक यहां पर नजर जाती है। मुगल साम्राज्य की राजधानी था। जब औरंगजेब ने पूरे दरबार को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और अंतोगत्वा शाहजहां के बेटे होते हैं, 4 बेटे, इनमें लड़ाई होती है, उत्तराधिकार की लड़ाई होती है और उत्तराधिकार की लड़ाई जीत जाता है औरंगजेब। और औरंगजेब ने ये शिफ्ट कर दिया, आगरा से दिल्ली की तरफ स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद कहा जाता है कि भाई आगरा में उसके बाद कुछ ज्यादा विकास हुआ नहीं। आगरा पर उसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत में शहर का नियंत्रण जाटों के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद मराठा उसे जीत जाते हैं, मुगलों और ग्वालियर के शासक, और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आगरा आ जाता है। अब देखते हैं प्रशासनिक रूपरेखा कि सर यहां से विधानसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है। तो आगरा की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो आगरा ही है। लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो 2 है। लोकसभा सीट कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? आगरा और फतेहपुर सीकरी। आगरा और फतेहपुर सीकरी। नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, हाँ लोकसभा की सीट ये ठीक है। विधानसभा सीटों की संख्या अगर मैं बात करूं, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 9 सीट यहां पर है। सब डिविजन्स की अगर मैं बात करूं, अनुमंडल की अगर बात करूं तो आगरा में 6 अनुमंडल हैं। आगरा, फतेहाबाद, किरावली, खैरागढ़, बाह और एतमादपुर। मैंने आपको बताया भी था, लिखकर भी आपको दिखाया भी था। सबसे केंद्र में है आगरा, फिर नीचे की तरफ आ जाता है फतेहाबाद, फतेहाबाद, फिर पूर्व की तरफ आ जाता है किरवाली, किरवाली, खेरागढ़, खेरागढ़, और अंत में आ जाता है, और माफ कीजिएगा, दक्षिण पूर्व में आ जाता है बाह, और फिर आ जाता है आपके पश्चिम में एतमादपुर, एतमादपुर। पंचायतों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 695 कुल यहां पर पंचायत है। गांव की अगर मैं बात करूं तो 942 यहां पर कुल टोटल गांव है। अब जनसांख्यिकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, यानी कि जनगणना के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं कि कितने लोग रहते हैं, कितना घनत्व है, ऐसी तमाम बातें करूं तो जनसंख्या यहां पर आपको मिलेगी 44,18,797, जो कि जन घनत्व बनाता है यहां पर 1084। 1084 जन घनत्व में अगर उत्तर प्रदेश में आगरा की देखोगे स्थान, तो आगरा का काफी नीचे स्थान आता है। लिंगानुपात की बात करूं तो लिंगानुपात यहां पर 859 है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो 71.58%, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.62%, महिला साक्षरता 61.18%। प्रमुख भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो हिंदी, ब्रज भाषा और मुगलिया हुकूमत के होने के कारण उर्दू का भी यहां पर समावेशन है। आगरा की कुल जनसंख्या की अगर बात करें, आगरा डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट 2.21% ऑफ द टोटल महाराष्ट्र पॉपुलेशन। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का, महाराष्ट्र की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का लगभग 2%, 2.21% आगरा जिले की जनसंख्या है। आगरा जिले में वह जनसंख्या है। तो यह है यहां का जनसांख्यिकी प्रोफाइल। इसके बाद आर्थिक रूपरेखा की मैं बात करूं तो आर्थिक रूपरेखा में आगरा में, उत्तर प्रदेश में अगर आप नजर डालोगे तो सर्वाधिक एमएसएमईज अगर आपको देखने को मिलेंगे कहीं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यहां पर आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। मध्यम उद्योगों की जो संख्या है, उद्योगों की संख्या वह यहां पर सर्वाधिक है। लिख लीजिएगा चाहे इसे, एमएसएमईज में
क्योंकि लघु उद्योग बहुत सारे हैं। प्रति व्यक्ति आय यहां पर 1,06,256 है। कृषि में मुख्य रूप से यहां पर गेहूं, पैडी, बाजरा, मस्टर्ड, पोटैटो यहां पर उगाई जाती है। मुख्य रूप से यहां पर आलू बहुतायत में होता है। आलू बहुतायत में यहां पर पैदा किया जाता है। मुख्य फसलों के बारे में बात होगी तो गेहूं, धान, बाजरा, सरसों, आलू इत्यादि यहां पर प्रमुख फसलें हैं। एरिड क्षेत्र है लेकिन यमुना के कारण वो फसलें ठीक ठाक हो जाती हैं। इसके बाद उद्योगों की अगर मैं बात करूं तो जिला आगरा के प्रमुख उद्योग क्या हैं? चमड़े का सामान, लेदर, यहां पर लेदर सिटी भी है दोस्तों। कानपुर के अलावा यहां पर भी आगरा में भी लेदर सिटी है। और इसकी अगर मैं बात करूं यहां पर शू फैक्ट्री की, शू मेकिंग फैक्ट्री की, तो भारत की सबसे बड़ी जूता निर्माता जगह है, जूता निर्माता स्थान है आगरा। चमड़े का सामान, बिजली का सामान, हस्तशिल्प के लिए बहुत जाना जाता है। जरी जरदोजी, संगमरमर, पत्थर की नक्काशी और जड़ाई का काम, कालीन और मुख्य रूप से पर्यटन उद्योग है। आगरा के बारे में एक और बात बता दें तो आगरा का जो मुख्य उद्योग होगा कि भाई आगरा की जीएसडीपी में, यानी कि आगरा की आय में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है उनमें से एक प्रमुख योगदान पर्यटन का भी होता है। भारत में सर्वाधिक अगर अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या देखी जाए तो वो आगरा में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर ताजमहल है ना। आगरा के महत्व की अगर मैं बात करूं तो आगरा में बहुत सारे स्मारक हैं। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, एएसआई की बात करूं तो एएसआई के अंतर्गत यहां पर 48 स्मारक हैं। इसके अलावा यहां पर 3 विश्व धरोहर भी हैं, जिनमें ताजमहल, लाल किला सबसे पुरानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर बात करी जाए दोस्तों, हेरिटेज साइट्स की अगर बात करी जाए, विश्व धरोहर स्थलों की अगर बात कर ली जाए, विश्व धरोहर स्थल की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर आपको सबसे पहले लाल किला इसमें शामिल किया गया था। कौन सा? लाल किला। आगरा में जो लाल किला है जिसको किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। अकबर ने उसकी स्थापना करी थी। ठीक है। इसके अलावा ताजमहल, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जिनमें 2 विश्व धरोहर, 3 है। ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक और आगरा का किला भी शामिल है। अब आगरा का महत्व क्या है? देखो सर, एक तो अगर आप उत्तर प्रदेश की वस्तु स्थिति जानेंगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति जानेंगे, तो आगरा एक अहम बिंदु हो जाता है दिल्ली से कनेक्ट करने में। दिल्ली से पूर्वांचल को कनेक्ट करने के लिए आपको एक आगरा अहम शहर नजर आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, गोल्डन त्रिकोण जो पर्यटक सर्किट है, गोल्डन त्रिकोण क्या है? गोल्डन त्रिकोण ये एक पर्यटक सर्किट बनाया गया है। मतलब यहां पर 3 अहम पर्यटन स्थल हैं, 3 यहां पर्यटन जगहें हैं, जहां सबसे पहले ऊपर आता है जयपुर, या माफ कीजिएगा यहां आएगा दिल्ली। एक मिनट जी, एक मिनट। सबसे ऊपर आएगा दिल्ली, फिर यहां आ जाता है जयपुर और ये आ जाता है आगरा। इसका सर महत्व क्या है? तो आर्थिक महत्व हम सबसे पहले देखें तो आर्थिक महत्व है पर्यटकों की आवाजाही। पर्यटक सबसे ज्यादा आएंगे क्योंकि ये 3 शहर कवर हो जाते हैं। हाँ, जिसे बोलते हैं हम गोल्डन त्रिकोण पर्यटक सर्किट, उसका एक अहम बिंदु हो जाता है आगरा। अगर बात करें देश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों की, तो वो आगरा में आते हैं। मैंने अभी बताया भारत में आने वाले कुल विदेशी पर्यटक लगभग 11.5 लाख का 17% आगरा आकर्षित करता है। इसका मतलब जयपुर, इतने बड़े बड़े शहर हैं, इतने बड़े बड़े स्थल हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या आगरा में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कुल जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं उनमें से 17% आगरा। अकेले ताजमहल 70 से 80 लाख देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है और भारत की सबसे तेज ट्रेन से जुड़ी गतिमान एक्सप्रेस 100 मिनट में दिल्ली से आगरा भी यहां पर चलाई गई है।
अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं, परिवहन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर NH-19 आपको देखने को मिलता है। NH-19 आपको देखने को मिलता है। रेलवे की बात करूं तो आगरा कैंट स्टेशन है। एयरपोर्ट जो है यहां पर वो है खेरिया एयरपोर्ट, नाम याद रखना। आगरा के लिए जो है वह है खेरिया एयरपोर्ट। खेरिया एयरपोर्ट जो कि आगरा के लिए एक अहम स्टेशन है, अहम एयरपोर्ट है। आगरा एकमात्र ऐसा, भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें 3 यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल हैं, जिसमें ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी है। आगरा अपने गौरवशाली काल के अधिकांश समय के लिए मुगल साम्राज्य की शक्ति का केंद्र और राजधानी बना रहा। शाहजहां के शासन के अंत में 1648 में ही राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। और जब शाहजहां का शासन का अंत होता है, शाहजहां अपने एक बेटे को यह कह देता है कि भैया आज से तुम संभालोगे, आज से तुम संभालोगे। ऐसे में अब बड़ी एक संघर्ष की कहानी रही। शाहजहां ने अपने एक बेटे औरंगजेब को नीचे की तरफ भेज रखा था। औरंगजेब को बिल्कुल वो मराठाओं से लड़ने के लिए उधर की तरफ भेज रखा था। जब औरंगजेब को पता चला कि यार दारा को शासक घोषित कर दिया है, शाहजहां चाह रहे हैं कि दारा शासक बने, उधर से औरंगजेब निकलता है और बंगाल में अपने दूसरे भाई को बोलता है कि भैया शासक तो आप बनने चाहिए, इनको क्यों बना रहे हैं। कह रहे भैया मैं भी आ रहा हूं, चलो उधर ही पकड़ लेते हैं। आगरा के पास ही लड़ाई हुई, वहां दारा को हरा दिया जाता है और औरंगजेब ने अपने जो भाई था जिसने साथ दिया था उसको भी मार देता है, गला काट कर हत्या कर देता है। और कहते हैं कि शाहजहां जब जेल में था तो एक दिन औरंगजेब का पैगाम जाता है उसके पास कि पापा मुझसे गलती हो गई। शाहजहां को लगा यार कितना, चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ज्ञान तो आया, और एक गिफ्ट भेजता है, एक उपहार भेजता है। जब शाहजहां ने वो उपहार का पर्दा उठाया तो उसमें उनके बेटे का कटा हुआ सर रखा था। औरंगजेब इतना खुकार, उसके बाद ही ये दिल्ली की तरफ स्थानांतरित कर दिया गया। आगरा भारत का सबसे बड़ा फुटवेयर विनिर्माण केंद्र है। सबसे बड़ा फुटवेयर निर्माण केंद्र अभी बताया, पेठे के लिए मशहूर है। हालांकि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, भौगोलिक संकेतकों की मैं बात करूं, भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशेष उत्पाद जो बनाया जाता है उसकी संरक्षता के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। तो पेठा जो है, पेठे, आगरा का जो पेठा है, पेठा नाम आगरा, आगरा मतलब पेठा, 6 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे है जो कि 165 किलोमीटर का है और ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। यह राजधानी और आगरा के बीच यात्रा के समय को लगभग 4 घंटे कम कर देता है, यमुना एक्सप्रेसवे। आगरा में जन्मे प्रसिद्ध भारतीयों में से पटनी कंप्यूटर सिस्टम के संस्थापक नरेंद्र पटनी जी और अब आईगेट के हैं अजीत डोभाल जी, और भारत के प्रसिद्ध अजीत डोभाल जी, राज बब्बर साहब की मैं बात करूं, मिर्जा गालिब की अगर मैं बात करूं, सूरदास की अगर मैं बात करूं, इन सभी का संबंध कहां से है? आगरा से है। कुछ और फैक्ट्स की अगर बात करूं तो उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा असदुल्ला को ही मिर्जा गालिब कहा जाता है। मिर्जा असदुल्ला बेग खान का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ और उन्हें मिर्जा गालिब के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 15वीं शताब्दी में हुए प्रसिद्ध कवि सूरदास का भी जन्म रुंगटा गांव में हुआ था जो कि आगरा में ही है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, अब भारतीय संसद भवन पर बमबारी में भगत सिंह द्वारा इस्तेमाल किया गया बम भी आगरा में बनाया गया था। याद करो भगत सिंह का वो कथन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा जाता है, कहा जाता है कि बहरे कानों पर किया गया एक धमाका था कि इन्हें सही से सुनाई दे। इसके अलावा आगरा में अगर मैं बात करूं तो आगरा में बेयर रेस्क्यू फैसिलिटी है, आगरा में भालू बचाओ फैसिलिटी है, याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ, एंड इट इज द लार्जेस्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू फैसिलिटी इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे बड़ी स्लॉथ बियर रेस्क्यू करने की फैसिलिटी यहां पर उपलब्ध है आगरा के अंदर। याद रखिएगा, आगरा में एक स्लॉथ बियर रेस्क्यू फैसिलिटी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्लॉथ बियर रेस्क्यू फैसिलिटी है। इसके अलावा यहां पर वनस्पति और जीव जंतुओं की अगर मैं बात करूं तो यहां कीठम झील आपको देखने को मिलेगी, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क इसी के समीप आपको देखने को मिल जाता है। केवलादेव नेशनल पार्क आपको भरतपुर में देखने को मिलता है जो कि राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में है।
भरतपुर ये लगता हुआ क्षेत्र है, आगरा से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलूं। केवला देव नाम इसलिए है क्योंकि यहां पर केवला देव जो कि भगवान शिव का एक अवतार माना जाता है, उनका एक यहां पर मंदिर है। और यहां पर जो कृत्रिम झील है वो जानी जाती है साइबेरियन क्रेन के प्रवास के लिए। साइबेरियन क्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये साइबेरिया से आए हुए कुछ सारस होते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो बहुतायत में यहां पर आते हैं। और यहां पर जो पक्षी इतने सारे आते हैं इस झील में कि इस केवला देव नेशनल पार्क को पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको? केवला देव नेशनल पार्क। केवला देव नेशनल पार्क दोस्तों, इसे घाना पक्षी अभ्यारण्य, इसी में है घाना पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा, घाना पक्षी अभ्यारण्य। हालांकि ये राजस्थान में है लेकिन आगरा से लगते हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये साथ में बताता हुआ चलूं। फिर है पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपको यही इसी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। और फिर है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक जो शुमार है ताजमहल, आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ताजमहल की अगर मैं बात करूं तो ताजमहल बनाने के पीछे की जो प्रेरणा थी वो उनको शाहजहां को उनकी वाइफ जो थी, तीसरी पत्नी थी मुमताज महल, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनसे जो 14वां बच्चा जो पैदा हो रहा था तब उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल के निर्माण में उस समय लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत आई थी, लगभग 32 करोड़ रुपए लागत आई थी, जो कि आज लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिनका आज कीमत आंकी जाएगी। अगर बात करूं कि बड़े पैमाने पर परियोजना में योगदान देने के लिए पूरे एशिया से लगभग 20,000 मजदूरों की भर्ती यहां पर की गई थी और उनका यहां पर एक विशेष योगदान दिया गया। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले के अष्टकोणीय टावर में 8 साल तक कैद रखा था। यह अफवाह है कि शाहजहां की मृत्यु मुसम्मन बुर्ज में हुई थी, जो ताजमहल के दृश्य के साथ संगमरमर की बालकनी के साथ एक टावर था, मतलब बगल में एक टावर था जहां से वो देखा करते थे। कहते हैं कि उसी को देखते हुए ये मृत्यु हो गई थी, ये कहानी है। फिर बात करते हैं लाल किले की। लाल किले में ये लाल किला दिल्ली के लाल किले से कैसे अलग है? दिल्ली के लाल किले को असल में लाल महल कहते हैं। ये महल हुआ करता था, ये प्रॉपर एक किला है जिसके चारों तरफ चाक चौबंदी आपको देखने को मिलेगी, चौड़ी चौड़ी नहर, पानी का एक रास्ता देखने को मिलेगा ताकि कोई हमला ना कर पाए। इसी में जोधा महल आपको देखने को मिल जाएगा, इसी में तख्ते ताउस आपको देखने को मिल जाएगा। ये है आपका लाल किला। लाल किले के बाद आते हैं बुलंद दरवाजे पर। बुलंद दरवाजा आपको दिख जाता है, मैंने आपको बताया कि जब अकबर महमूद बेगड़ा पर विजय पा लेता है, जब महमूद बेगड़ा को गुजरात में हरा देता है, ऐसे में उपलक्ष्य में ये एक विक्ट्री टावर बनाया गया, बुलंद दरवाजा जिसे कहते हैं। इसके अलावा सिकंदरा, जिसे अकबर का मकबरा कहा जाता है, क्या है इसका नाम? सिकंदरा। अच्छा, ये सिकंदरा वाला वही क्षेत्र है जो हम बात कर रहे थे, सिकंदर लोदी वाला जो क्षेत्र, सिकंदर लोदी ने सबसे पहले इसे ही विकसित किया था, इसलिए इसका नाम सिकंदरा पड़ा। यहीं पर अकबर का मकबरा भी है। फिर आ जाता है दयाल बाग का मशहूर मंदिर और बटेश्वर टेम्पल। अच्छा, अगर हम बात करें पुराने प्राचीन समय की, अगर मैं बात करूं तो प्राचीन व्यवस्थाओं को यहां पर अगर आपको अनुभव करना है तो बटेश्वर जो मंदिर है, बटेश्वर मंदिर, ये प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष है। यहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं का संकेतक जो है वो बटेश्वर मंदिर है। संकेतक जो है वो बटेश्वर मंदिर है। इसके अलावा टॉम्ब ऑफ इतमाद उद्दौला का भी यहाँ पर मकबरा बना हुआ है। कहा जाता है कि ये इंस्पायर्ड था, ताजमहल जैसा कुछ ये बनाना चाहते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार, वो हालांकि काफी इसमें लड़ाई है कि भाई इसको बनाना चाहते थे ताजमहल, ये पता नहीं, कुछ अलग अलग अजीब अजीब कहानियां, कुछ पता तो नहीं पता है, लेकिन बहुत ही विवादास्पद हैं चीजें इसमें। इसके बाद आते हैं चीनी का रौजा। चीनी का रौजा जो ये भी आगरा में ही स्थित है। इसके बाद आते हैं फतेहपुर सीकरी, जिसमें स्थित है पंच महल, और यहीं पर जन्म हुआ था मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब आगरा में ही पैदा हुए थे।
मैंने पहले भी बताया था। इसके अलावा अकबर का अकबर का पूरा जो कार्यकाल रहा वो भी यहीं पर रहा। राज बब्बर यहाँ से संबंधित है। इसके अलावा स्वामी सत्यमित्रानंद भी यहीं से संबंधित हैं। अब आ जाते हैं कुछ सवालों पर। पहला सवाल है, ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑब्वियस सी बात है, बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। व्हेन वाज द ताजमहल डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब नामित किया गया था? 1980, 1981, 1982, 1983? ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का। तो ये थी आगरा की कहानी। हालांकि आगरा में और भी बहुत सारी कहानियां थी, लेकिन हमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कंप्लीट करना था। और भी बहुत सारे जिले आएंगे जिनमें बहुत सारी रोचक बातें भी आएंगी, बहुत सारा पढ़ने को भी है, बहुत सारा समझने को भी है। उनकी संस्कृति समझने को है, उनके राजनीतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का क्या दृष्टिकोण है, उत्तर प्रदेश का क्या क्या स्थिति है, उन सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। आप मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, पहली चीज आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्या कंटिन्यू ये सीरीज होनी चाहिए? और दूसरा, आप लोगों का मुझे एक ये भी चाहिए कि इसमें हम और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर इसमें ये बदलाव होने चाहिए, तो वो बदलाव हम करने के लिए बिल्कुल राजी हैं, कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।